हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में आईआईटी एडवांस 2022 का पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल वे में हम पेपर को एनालिसिस भी करेंगे और डिटेल डिस्कशन रहेगा। बेसिकली ये भी देखेंगे कि किन दो टॉपिक्स में मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है और किसको इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये जो एडवांस 2022 के पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो जनरली जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है इससे पिछले साल में जो भी ईयर में आया है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक को कंबाइन करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, फिजिकल में जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम से किसी के साथ लिंक करके क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लगा दिया गया, फिजिकल केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मोल कंसेप्ट लगवा करके क्वेश्चन पूछा गया। तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है और ये सिंपल सा जो बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला जो कंसेप्ट है वहां से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना होगा। जैसे 2 मोल लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या बोलने का सेंस है। यहाँ पे हर छोटी छोटी बात, क्योंकि एडवांस का जो क्वेश्चन रहता है उसका लेवल तो अच्छा खासा रहता ही रहता है, तो आपको हर एक बारीकियों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे गलती कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, 2 मोल of Hg is combusted in a fixed volume of bomb calorimeter with excess of O2। यहाँ पे O2 क्या दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है 298 केल्विन में, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, HGO सॉलिड में। प्रेशर दिया हुआ 1 atm। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 312.8 केल्विन इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है ये भी तो जान ले। तो क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, इसका साइन नहीं पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, मोड ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये x क्या है, कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HGO सॉलिड बनाने का जो मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इसको कैलकुलेट करवा रहा है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको जो आंसर देना है 2 डेसिमल तक आपको आंसर को देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको QV निकालना है, और QV इक्वल टू क्या लिखेंगे, C डेल्टा T। यहाँ पे C का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे C डेल्टा T। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 2 मोल Hg लिखा हुआ है। तो 2 मोल जब लिखा हुआ है, जैसे ही 2 मोल के लिए दिया हुआ है, तो हमको ये जो QV है ये किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। और ये 2 मोल के लिए दिया हुआ है, तो डेल्टा U ये कितने मोल के लिए, 2 मोल के लिए, यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितना टेम्परेचर था, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 14.8 आएगा। और 1 मोल के लिए आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आपके पास आ जाएगा 148 किलो जूल पर मोल। आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट किए, इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट किए। ये किसके बराबर होगा, QV के बराबर। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम निकाल लिए। आपको निकालना क्या है, इंथैल्पी के बारे में बात बोला गया है। तो पहले सिंपल सा इक्वेशन लिखते हैं, Hg सॉलिड से ये हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है HGO सॉलिड, और इसके लिए इंथैल्पी निकालते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा U प्लस डेल्टा Mg/T। गैसियस मोल लेना रहता है, तो ये तो सॉलिड है, तो यहाँ पे इसका मोल आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे डेल्टा H निकाल लेते हैं, 148 माइनस 148 किलो जूल है, प्लस
क्या लिखेंगे यहाँ पे, Ng का वैल्यू क्या होगा 3/2 निकाल सकते हो आप। और ये -3/2 होगा। क्यों -3/2 होगा? क्योंकि प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल होता है। प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड है, तो ये -3/2। और यहाँ पे R का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 8.314, लेकिन आप किलो जूल में ले रहे हो, तो यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे डिवाइड करना होगा 10⁻³ से। और टेम्परेचर तो आपका 298 केल्विन पे ही निकालना है। तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपके पास, ये डेल्टा एच का आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, -151.7 किलो जूल। अब यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट किए, डेल्टा एच, एच जी, जो यहाँ पे ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है, ये गैस है। यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में है, तो इसके लिए आप क्या है, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किए। ये छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप डेल्टा एच कैलकुलेट कर लिए। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले एक बात आपको ये जानना होगा, जो Hg जो है किस स्टेट पे 298 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता होगा जो Hg जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं। Hg गैस से ये क्या कन्वर्ट हुआ था, ये Hg सॉलिड कन्वर्ट हुआ था, ये गैस था, ये HgO सॉलिड। इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, -1। ये आप कैलकुलेट किए, अभी तुरंत कैलकुलेट किए किलो जूल। आपको क्या निकालना है, देखते हैं क्या निकालना है। और Hg जो लिक्विड है, और जब ये हाफ O2 के साथ स्टैंडर्ड स्टेट में, जो स्टेबल स्टेट में रहता है, उसी से क्या करते हैं, फॉर्मेशन करवाएंगे 1 मोल HgO सॉलिड को। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए डेल्टा H जो होगा, ये डेल्टा H लिख रहे हैं, एंथैल्पी चेंज। इसके लिए जो आएगा ये आपको निकालना है, यही क्वेश्चन में बेसिकली आपको निकालना है। ये तो हो गया ये बात। लेकिन आपके पास एक चीज और जानना होगा, यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट में क्या पाया जा रहा है, Hg सॉलिड। और लिक्विड से गैस के लिए आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए दिया हुआ है डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 63 पॉइंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास 32 केल्विन दिया हुआ है, 61.32 किलो जूल। ये एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। तो सिंपल सा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो इसके लिए आपको डेल्टा H का वैल्यू पता है। जो इसका ये जो प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ ये जाने का, यही चीज तो है। मतलब ये जो है, इसके लिए एंथैल्पी हम डेल्टा H2 लिखते हैं, इसके लिए एंथैल्पी डेल्टा H1 लिखते हैं, और इसके लिए हम एंथैल्पी डेल्टा H लिखते हैं। तो यहाँ पे ये H2 कर लेते हैं। तो डेल्टा H1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा H। ये जो है सिंपल सा हेस लॉ का एप्लीकेशन है, या हेस लॉ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट जो करना है वो निकाल सकते हैं। डेल्टा H2 आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, और आपके ये इसका वैल्यू दिया हुआ है -151 पॉइंट कितना है 7। आपको डेल्टा H2 निकालना है, तो डेल्टा H2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जब निकालेंगे, इसका भी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप जब बेसिकली कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये आपका इसका वैल्यू आएगा 61.32। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसको कैलकुलेट करने पे 90.39 ये इसका वैल्यू आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हेस लॉ को अप्लाई किया अगर करवाया गया है। बॉम्ब कैलोरीमीटर पे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना होगा, समझना होगा। अगर ये बात भी आपको नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा।
और जहाँ पे 2 मोल लिखा हुआ है वहां पे ये वहां भी कैलकुलेशन में आपको सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसमें क्लास में जनरली हर जगह पे पढ़ाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, इजी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन एडवांस में पूछा हुआ है तो कुछ तो बात है। पहले यहाँ पे आपको क्या निकालने बोला गया है, लैटिमर डायग्राम करके एक होता है, उस पे बेस डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आपको वोल्ट में बताना है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, KMnO4 होता है ना, MnO4 माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn में। इसके लिए आपको क्या निकालना है, E का वैल्यू निकालना है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है और बहुत सारा आपका डाटा दिया हुआ है तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जो डेल्टा जी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ई जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन है, लैटिमर डायग्राम पे बेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे KMnO4 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये जाकर के कहां पे चले जा रहा है, ये Mn में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में आपको यहाँ पे सब में यहाँ पे दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका कितना +7 और इसका कितना है तो 0 है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्टली, इसको लिखा गया है क्या, इसके लिए जो आपको क्या निकालना है, E3, मतलब यहाँ से डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए EMF आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस केस में करेंगे क्या, यहाँ पे इसके लिए हम डेल्टा G1 लिखते हैं और यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, इसके लिए डेल्टा G2 नॉट लगाते हैं, इसके लिए डेल्टा G3 नॉट और इसके लिए डेल्टा G नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2 प्लस डेल्टा G नॉट 3, ये आपको दिख रहा होगा। ये कैलकुलेशन करना है। अब डेल्टा G का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NEF E नॉट से। अब यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं तो यहाँ पे नॉट लगाना होगा। तो इस केस में आपको F का वैल्यू तो हर जगह पे कांस्टेंट है, जिसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और यहाँ पे N जो है, N क्या है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ये चेंज, कितना का चेंज हो रहा है इस केस में, तो इस केस में 3 का हो रहा है, यहाँ पे कितना का हो रहा है, तो इस केस में 2 का हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, तो इस केस में भी कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो आप अब सबका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ से यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, तो 7 का हो रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे E इंटू 7, ठीक है। उसके बाद डेल्टा G1 का वैल्यू, आप डेल्टा G नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा G नॉट हम लिख सकते हैं, इसका E नॉट का वैल्यू दिया हुआ 1.68 इंटू यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे +7 से कहाँ पे जा रहा है, +4 पे जा रहा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 लेंगे, प्लस डेल्टा G नॉट 2 के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे 4 से 2 में जा रहा है तो 2 इंटू, और इसका भी वैल्यू आपके पास दे दिया हुआ है, क्या है 1.21, प्लस डेल्टा G नॉट 3 हम कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू दिया है माइनस में, -1.03 इंटू 2। अब यहाँ से बस सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको जरा हम रब करते हैं क्योंकि हमको आंसर को निकालना है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा ये 5.4 आएगा,
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। पहले हम कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ पे हम बेसिकली कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e इंटू 7 इक्वल टू 5.4। और आपको e का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 5.4 डिवाइडेड बाई 7 ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.77। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोल ऑफ H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 and NaOH in 100 ml of water. Find pH of the resulting solution. अब यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है और आपको pH निकालना है। और pH के क्वेश्चन तो आता ही है, जेईई मेन में भी आता है और आपका एडवांस में भी पूछा गया है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट लगाया गया, उसके बाद पूछा गया है। यहाँ पे pK1 भी दिया हुआ है, pK2 भी दिया हुआ है, और इस केस में आपको क्या करना है? आपको pH फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा एक कंटेनर है, इसमें आपके पास दिख रहा होगा कि क्या क्या है, लेकिन इसमें फाइनली बचेगा क्या ये देखते हैं। तो यहाँ पे 0.1 मोल है, किसका? ये H2CO3 का है, प्लस क्या है यहाँ पे? इसका भी सबका मोल वही है। 0.1 मोल किसका है? 0.1 है, सॉरी, ये 0.01 मोल NaHCO3 का है। और क्या दिया हुआ है? Na2CO3 का मोल भी दिया हुआ है, सेम ही है, ये भी दिया हुआ है। और प्लस क्या दिया हुआ है? NaOH दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा, जो आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? एक तो एसिड दिया हुआ है, दूसरा बेस दिया हुआ है। तो एसिड बेस मिलकर के क्या बनाएगा? सॉल्ट। मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन आप पहले देख लो। यहाँ पे H2CO3 ये किसके साथ रिएक्ट करके? NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaHCO3 बनाएगा, और प्लस ये H2O रहेगा। तो यहाँ पे आप पहले मिली मोल निकाल ले, सबका मिली मोल निकाल सकते हो। मोल दिया हुआ है, और फिर वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मिली मोल आप निकाल लो पहले सबका। तो मिली मोल निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसका 10 मिली मोल है, इसका भी कितना मोल मिली मोल है? 10 मिली मोल, और यहाँ पे ये 0। कुछ समय के बाद यहाँ पे इसका जब हम मिली मोल कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मिली मोल कितना आएगा? ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मिली मोल कितना आएगा? 10 मिली मोल। ये 10 मिली मोल कब आया बताओ? जब ये इससे रिएक्ट किया, लेकिन सॉल्यूशन में पहले ही कितना मिली मोल दिया हुआ है? 0.01 मिली मोल। ये और ये रिएक्ट किया तो क्या बनाया? ये और ये रिएक्ट किया तो क्या बनाया? ये बनाया आपके पास 10 मिली मोल ये बनाया है। और पहले भी 10 मिली मोल दिया हुआ था, पहले भी 10 मिली मोल दिया हुआ ना। पहले मोल्स को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिली मोल आएगा। मिली मोल आपके पास आ जाएगा कितना? 20 मिली मोल आएगा। तो 10 प्लस 10 कितना मिली मोल हो गया? 20। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझना होगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ये रिएक्ट करके ये 10 मिली मोल ये पूरा रिएक्ट कर गया, और ये क्या बन गया? ये सॉल्ट बन गया। ये 10 मिली मोल यहाँ पे, और पहले इसका वॉल्यूम दिया हुआ ना, वॉल्यूम से बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपके पास मोल दिया हुआ है 0.1, आपके पास वॉल्यूम कितना है? कितना दिया हुआ है? 0.1 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मोल्स को जब वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है? मिली मोल आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? ये ml में दिया हुआ है, तो मिली मोल हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मिली मोल आपको पता चल गया किसका किसका क्या क्या मिली मोल है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, ये जो बफर जो बन रहा है, कैसे बफर बन रहा है? तो यहाँ पे आपके पास Na2CO3 है, और प्लस क्या है?
आपके पास NaHCO3। अब ये आप बताओ कि इसका मिलीमोल कितना है और इसका मिलीमोल कितना है। इसका 20 मिलीमोल है। और आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो मोल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप मोल से कैलकुलेट करेंगे तब भी वही चीज आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये क्या था, ये NaOH था और यहाँ पे क्या था H2CO3। जब ये रिएक्ट किया तो क्या बनाया NaHCO3, और इस केस में ये 0.1 मोल है, ये भी 0.01, ये 0.01 मोल है, ये भी 0.01 मोल है। ठीक है, तो ये 0.01 मोल कहाँ से आया, जब ये रिएक्ट किया तो ये जो सॉल्ट बना स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 लिख लेते हैं, उसके बाद जब सॉल्ट बना तो इसका मोल कितना, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना आ गया 0.01 मोल। ये जब सॉल्ट बना तब, और पहले इसका भी मोल कितना था, इतना ही था, तो फाइनल जो इसका मोल कितना होगा 0.1 प्लस 0.01, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02 मोल आया किसका NaHCO3 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मोल लिखे या 20 मिली मोल लिखे, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्योंकि आप मोल से भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका मोल कितना है 10 मिली मोल। अब यही सॉल्यूशन क्या बना रहा है, बफर बना रहा है, और बफर बना रहा है तो इस केस में यहाँ पे K1 भी दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली कौन सा वाला लेना है, K2 लेना है। तो यहाँ पे जब K2 का वैल्यू मतलब pH इक्वल टू क्या लिखेंगे, pK2 प्लस क्या लिखेंगे लॉग सॉल्ट बाय एसिड लिखते हैं। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आपके पास दिख रहा होगा और एसिड भी दिख रहा होगा, तो सॉल्ट कितना है 10 और यहाँ पे एसिड कितना है, तो एसिड का मोल है 20। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना है 10.32। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लॉग है, और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है माइनस लॉग 2 का वैल्यू, तो जब माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0.30, तो इसका वैल्यू आएगा 0.02, ये आपका pH होगा। तो फाइनल जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका pH ये होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा कंसेप्ट लगाना है और उसके बाद ये क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये हल्का सा आपको अगर याद है क्वेश्चन तभी बन पाएगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन है कॉपर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, और आपको यहाँ पे इसके साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस KI के साथ। तो आपको जब ये रिएक्शन याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ है, जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये KI के साथ कर रहे हैं, और ये एक्सेस में इसका 5 मोल ले लेते हैं, और यहाँ पे ये क्या बनता है Cu2I2 बनता है, और यहाँ पे KI3 बनता है, और यहाँ पे 4KNO3 बनता है। ये रिएक्शन बेसिकली आपको याद होगा, तब ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज और, सबका मोलर ये एटॉमिक मास दे दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है, कॉपर नाइट्रेट का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.74 ग्राम। बेसिकली ये दिया हुआ है, यहाँ से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल सा बात है, जो आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मोलर मास तो 157 आता है, और यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है, तो मोल निकालते हैं 3.74 डिवाइडेड बाय 157। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा, ये 0.02 आएगा। ये मोल किसका हो गया, इसका। अब यहाँ पे आप देखने के बाद ये समझ सकते हो, जो यहाँ पे इसका 2 मोल बैलेंस कर लेना है रिएक्शन को, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। क्योंकि बैलेंस रिएक्शन नहीं होगा तब हम स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा सकते हैं, तो बैलेंस पहले करेंगे। तो यहाँ पे 0.2 मोल से, ये 0.2 मोल से कितना यहाँ पे बन रहा है Cu2 KI3 कितना बन रहा है, तो यहाँ पे इसका मोल बन रहा है 0.1 मोल, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल 0.2 से कितना बन रहा है, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, तो इसी के रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे 0.01 मोल किसका आ गया, KI3 का। अब जब इसको हम किसके साथ पास किए हैं,
H2S3 के H2SKI3 को जब हम पास किए हैं H2S गैस के साथ, तो यहाँ पे जो पीपीटी बन रहा है ये सल्फर का पीपीटी बन रहा है, और यहाँ पे KI बन रहा है, और क्या बन रहा है यहाँ पे 2HI। ये रिएक्शन बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे इसका मोल आपको पता है, तो जब यहाँ पे इसका मोल पता है तो जो सल्फर है इसका ये भी ये बैलेंस रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी इसका मोल आपको कितना होगा 0.01 मोल। और आपको जो पीपीटी बन रहा है उसका वेट पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसका वेट मोल आपको पता है, तो वेट ऑफ सल्फर ये निकालना है, वेट ऑफ सल्फर ये क्या होगा मोल ऑफ सल्फर इनटू क्या करेंगे इसका जो एटॉमिक वेट कितना होता है, तो ये 32 होता है, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 0.32, तो ये कितना आ जाएगा ये 3.2 ग्राम। तो ये आपका नियरेस्ट आंसर होगा 3.2 ग्राम, 2 डिजिट तक बताना है, नहीं ये 0.32 ग्राम होगा, सॉरी यहाँ पे 0.32 ग्राम होगा। अब बेसिकली कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, और ये भी इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, तो कितना इंपॉर्टेंट है रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया रहता है, डायरेक्टली एडवांस का पेपर में आपको मिल जाता है, उसको देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये फास्फोरस का जो रिएक्शन है P4 के जो रिएक्शन किसके साथ है ये NaOH के साथ है, और हर जगह पे पढ़ाया जाता है आपको, या तो केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, बेसिकली आपको P ब्लॉक में इसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस जो दिया हुआ है P4, इसका वेट आपको दे दिया हुआ है। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपको ये और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बैलेंस रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ये फॉस्फीन बनता है और प्लस क्या बनता है 3NaH और H2PO2 बनता है, ये आपके पास बनता है। बेसिकली आपको यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले आप बैलेंस कर ले रिएक्शन को, क्योंकि जब भी स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं तो एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, जो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस होगा तभी हम स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं, अन्यथा स्टोइकियोमेट्री को नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका वेट दिया हुआ है P4 का, तो मोल ऑफ P4 निकाल लेते हैं, मोल ऑफ P4। तो मोल ऑफ P4 क्या होगा, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 1.24 ग्राम दिया हुआ है, और एक फास्फोरस का वेट आपको पता है, और यहाँ पे 4 फास्फोरस होता है ना, तो 4 इंटू क्या करेंगे 31, तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या आ जाएगा इसका मोल 0.01 मोल। ये किसका मोल आया फास्फोरस का, तो यहाँ पे हम फास्फोरस का मोल लिख दिए। अब इससे आप यहाँ पे आप बता सकते हो जो जिस रेशियो में 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो 0.01 मोल से क्या बनेगा 0.01 मोल। बस ये बात तो समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉस्फीन जो बना है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। किससे रिएक्ट कर रहा है ये कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पे रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा, और ये क्या बनेगा CO3P2 और यहाँ पे H2SO। ठीक है, ये इससे भी मतलब नहीं है आपको, बेसिकली आपको मतलब किससे है देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इसका मोल आपको पहले से पता है, और आपको पूछ रहा है कि कितना कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड है, कितना कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड है, तो सिंपल सा मोल का ये क्वेश्चन बन गया है, सिंपल सा मोल का क्वेश्चन बना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 0.01 मोल से आप ऐसे नहीं कर सकते हो, 2 मोल से कितना बनेगा, 1 कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल से कितना करेगा, तो 1/2, तो यहाँ पे कितना है 0.012, तो इससे कितना करेगा आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे बेसिकली कॉपर सल्फेट यहाँ पे 3 होगा, इसको बैलेंस करना होगा आपको, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 3 कॉपर सल्फेट होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे 0.01 फॉस्फीन का मोल है। इससे मतलब 2 मोल से कितना, पहले ऐसे करते हैं, 2 मोल से ये 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल से कितना करेगा 3/2। और यहाँ पे फॉस्फीन का मोल कितना है 0.01 मोल, तो इससे कितना रिएक्ट करेगा 3.2 इंटू 0.01 मोल, ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा। यही है बेसिकली। आप फिर से देखें, 2 मोल से 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल से 3/2 करेगा, तो आपके पास फॉस्फीन कितना है 0.01 मोल, तो इससे कितना कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा, ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा। और आपको यहाँ पे मोल नहीं पूछा हुआ है वेट, तो कॉपर सल्फेट का वेट को तो पता ही होगा, तो ये मोल आ गया कॉपर सल्फेट का। फिर से हल्का सा इसको रब करते हैं, उसके बाद आपको हम इसका कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, मोलर मास निकाल सकते हो, तो जब निकालोगे तो ये आएगा 159। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले हम कर चुके हैं, बार बार यही बता रहे हैं, जब पहले एक बार हम कर चुके हैं। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, उस कॉपर का ले लो 63.5 या 63 ले लो, और यहाँ पे सल्फर का दिया हुआ है, सबको आप निकाल सकते हो, तो आपके पास ये 159 आएगा कॉपर सल्फेट का ये मोलर मास। तो यहाँ पे 0 क्या लिखेंगे इसको, 0.3/2 इंटू 159। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको काट सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं 0.015 इंटू 159। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.385। ये आप जब कैलकुलेट कर लेना, सिंपली सा कैलकुलेशन है, मोल कंसेप्ट का है, तो आपके पास ये वेट आ जाएगा कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात जो बता रहे थे, जो ऑर्गेनिक में आपके पास क्या पूछा हुआ है, ऑर्गेनिक में लगा दिया मोल कंसेप्ट, तो क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल सा बन गया, हल्का सा टफ टाइप का बन गया क्वेश्चन, लेकिन है तो सिंपल क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेसिकली आपके पास सिंपल सा रिएक्शन भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ये इस तरह का कंपाउंड दे दिया हुआ है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे PR लगा हुआ है। जब इसको हम रेड फास्फोरस के साथ, अब रेड फास्फोरस के साथ क्या कर रहे हो तुम, कुछ तो कर रहे हो, Br2 यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये समझना होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आप जाओ अल्काइल हैलाइड चैप्टर निकालो, वहां पे जाकर के देखो, अल्कोहल को जब रेड फास्फोरस और हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहां पे अल्काइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। तो आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो बनेगा, कैसा अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये इसको R लिख दिया, और इसका वेट भी आपको दे दिया 1 ग्राम। अब देखते हैं क्या करता है, इसमें एक और कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, कैरियस मेथड। अब ये कहाँ पे पढ़ना है, तो आप 11th में जाओगे तो वहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह जो है लिखा हुआ, बहुत सारा मेथड है, तो वहीं पे कैरियस मेथड एस्टिमेशन जो है, तो वहां पे आपको यहाँ पे ये भी यूज कर दिया, उसके बाद मोल भी बुझा दिया, तो क्वेश्चन हल्का सा अच्छा बन गया। तो अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, जो मेरा जो R जो प्रोडक्ट रहा होगा वो क्या रहा होगा, यहाँ पे Br लगा देते हैं, और यहाँ पे Br लगा देते हैं, और ये बेंजीन, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। अब आपके पास पूछा क्या गया है, सो पहले पूछा गया, तो ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ R यूजिंग कैरियस मेथड फाइंड द अमाउंट ऑफ, या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ AgBr इन ग्राम। AgBr का आपको वेट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे करो क्या, सबसे पहले इसका मोलर वेट आप कैलकुलेट करो। तो इसका जब मोलर वेट कैलकुलेट करोगे तो 250 ग्राम आएगा। तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो किसका, इस कंपाउंड का मोल। तो गिवन वेट कितना है 1 ग्राम, और इसका मोलर वेट कितना है 250 ग्राम। ये मोल आ गया, जो कंपाउंड जो बना, ये कंपाउंड बना
जिसमें दो दो ब्रोमीन है, ये कंपाउंड जो बना इसका मोल आ गया, मोल ऑफ कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आया। अब उसके बाद या फिर आर कंपाउंड लिखा हुआ है तो मोल ऑफ आर लिख लेते हैं, इस कंपाउंड का नाम लिख दिया हुआ है आर, तो मोल ऑफ आर आपके पास आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ ब्रोमीन आइटम कितना है पहले ये बताओ। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रोमीन आइटम 2 है, तो मोल ऑफ ब्रोमीन आइटम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ Br आइटम्स, ठीक है। Br आइटम कितना है, तो यहां पे लिखेंगे 2 बाय नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन आइटम, तो 2 बाय क्या लिखेंगे 250 मोल्स। ये किसका आया मोल्स, ब्रोमीन आइटम्स का। अच्छा, जब इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, AgNO3 के साथ, किसके साथ कैरियस मेथड में, तो क्या बनता है AgBr बनता है। जब हम इसको ट्रीट करेंगे, बेसिकली आपको ट्रीट करना है, तो यहाँ पे जो बनता है क्या बनता है, यहाँ पे AgBr बनता है, उसका कितना मोल बनेगा, तो उसका जो मोल बनेगा यहां से आप ये समझ सकते हो मोल्स ऑफ AgBr, मोल्स ऑफ AgBr, AgBr का कितना मोल बनेगा, तो AgBr का भी मोल उतना ही बनेगा, तो क्या लिखेंगे 2 बाय 250 मोल्स ऑफ AgBr, क्योंकि जो Br जो रिएक्ट करेगा दोनों Br रिएक्ट करेगा, तो जो मोल ऑफ AgBr बनेगा यही बनेगा। तो आपके पास मास पूछा है AgBr का, मास ऑफ AgBr है या AgCl है, AgBr है, तो मास ऑफ AgBr, तो यहाँ पे 2 बाय 250 और यहाँ पे आपके पास Ag का और ब्रोमीन का वेट दिया हुआ है, तो Ag का 108 और ब्रोमीन का कितना होता है 80 होता है ना। तो जब इसको पुट करोगे तो मास ऑफ AgBr आ जाएगा, और वही आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो इसका वेट कितना जाएगा 1.4 ग्राम। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट किया, तो क्या बना वहां पे हेलोजन लग गया, मतलब वहां पे Br लग गया। अब उसको किससे ट्रीट कर रहे थे, क्या बन रहा था उससे आपको यहाँ पे ब्रोमीन आइटम आपको मोल निकालना था, ब्रोमीन आइटम का तो 2 मोल था, और यहाँ पे जो AgBr बन रहा है तो वहां पे जो दोनों ब्रोमीन है वही ब्रोमीन जा रहा है, तो मोल ऑफ AgBr कितना हो गया, तो मोल ऑफ AgBr हम निकाल लिए ये, और आपके मास पूछा हुआ है तो मास निकाल लिए। तो बस डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया उसके अनुसार काम करोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक है क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ था वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन Q फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपके पास ये तो बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिक, अगर ये इसमें मोल कंसेप्ट नहीं लगाया जाता, मोल कंसेप्ट लगाने के बाद भी ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर मोल कंसेप्ट नहीं भी लगाया रहता तब भी ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। आप जब देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आपको देखा है। जब इसको हम किसके साथ NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो जब आप हेलो अल्केन चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे ये रिएक्शन डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, या फिर फेनॉल चैप्टर में भी आपको दिखेगा, कॉन्क H2SO4 इसके साथ ट्रीट कर रहे हो, और इसके बाद फिर क्या किया है एंड देन नाइट्रेशन लिखा हुआ है, तो कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट किए, तो यहाँ पे Q मेजर प्रोडक्ट बना, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये आपको क्वेश्चन है आपके पास सारा चीज दिया हुआ है। अब इस केस में आपको पूछा है Q जो बना है, इस केस में आपको परसेंटेज पूछ रहा है हाइड्रोजन का, किसका परसेंटेज पूछ रहा है पहले बेसिकली ये बताओ, हाइड्रोजन का परसेंट। अरे परसेंटेज पूछ रहा है तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, तो आपको बस सिंपल सा परसेंटेज का मतलब तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, परसेंटेज क्या 8-9 से पढ़ रहे हो, तो हाइड्रोजन का परसेंट पूछा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्लोरीन है
और जब NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे Cl निकल करके यहाँ पे क्या लग जाता है, यहाँ पे ONa लगता है। ठीक है, यहाँ पे ONa लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बन गया। जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, जब इसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, यहाँ पे कॉन्क H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे और HNO3 के साथ, तो यहाँ पे NO2, इसको बेसिकली फेनॉल बना देता है NO2, और यहाँ पे NO2। अब यहाँ पे आपके पास ये तो ये पिक्रिक एसिड बना, ठीक है, ये क्या बन गया, पिक्रिक एसिड। आपको इसके बारे में बात नहीं किया हुआ है, इसका सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, क्योंकि जब तक इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख पाओगे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो C6H3, कितना H है 3, और नाइट्रोजन कितना है 3, और ऑक्सीजन कितना है 7। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। अब यहाँ से परसेंटेज तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिखाएंगे तो नहीं, बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहता है। अगर ये मान के चल रहे हो तो बहुत गलत बात है कि नहीं। यहाँ पे देखो परसेंटेज पूछा गया है, तो यहाँ पे H कितना है, H का परसेंटेज पूछा गया है, तो 3H है, तो 3H का कितना होगा 1 × 3 ग्राम। और इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लो, इसका जो मोलिकुलर मास होगा इंटू 100 कर देगा तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 229 कर ले सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे 12 × 6 + 3 + 14 × 3 + 16 × 7, जब इसको जोड़ोगे तो 229 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 229। अब परसेंटेज ऑफ ये हाइड्रोजन है, परसेंटेज ऑफ ये हाइड्रोजन है, ये आपको बेसिकली दिख रहा होगा। इसी से हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.31%। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन का परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा परसेंटेज। अब देखो ऑर्गेनिक में परसेंटेज पूछ दिया, कहीं पे मोल कंसेप्ट इंक्लूड कर दिया, तो इससे क्वेश्चन टफ नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक का। ये भी प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप देख करके समझ जाओगे क्या क्या होने वाला है। तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो आया हुआ है, फिर आएगा, फिर किसी ना किसी ईयर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही, और ये बहुत बार रिपीट किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे आयरन हॉट लिखा हुआ है, ठीक है, रेड आयरन हॉट, आयरन हॉट, और उसके बाद क्या आयरन ट्यूब लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है रेड हॉट। अब यहीं से आप कुछ समझ रहे होंगे, यहाँ पे ए जो बना वो 80% बना, यहाँ से कहानी शुरू होता है। उसके बाद इसको किसके साथ ट्रीट किए हैं, तो ऐसे एक पहाड़ बनाया गया है और यहाँ पे कार्बन लगाया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास ये Cl लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो B बना ना वो 50% बना, ये जो B बना है ये कितना परसेंट बना है, 50%। अब इसको क्या किए, अब ये क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन है जो देख करके ही ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन है वो भी एनसीईआरटी वो चमक गया, तो क्वेश्चन बन गया। और ये एनसीईआरटी से बाहर है क्या, इसको देख करके भी आप समझ सकते हो कि कौन सा रिएक्शन होगा। बेसिकली CH3 CO CH3 ये चीज बन रहा है ऑर्गेनिक में, चैप्टर 2 में आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद C जो बना, इसको किससे ट्रीट किए हैं, इसको किए एसिटाइलेशन CH3OCl के साथ, तो यहाँ पे D बना, और ये पिरिडीन भी है यहाँ पे। अब ये भी समझना होगा कि पिरिडीन डाला हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे D बना और ये 100% बना। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है द एल्ड ऑफ A B C D आर गिवन इन द पैरेंथेसिस, और आपको क्या पूछा हुआ है, जो प्रोडक्ट D फॉर्म्ड इन उसका अमाउंट पूछा है, जो D बना है उसका कितना अमाउंट बना हुआ है।
तो एक एक करके ये क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ऑर्गेनिक वाला कहानी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो जब इसको ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, सी, इसका कितना मोल लिए हैं आपको, यहाँ पे इसका 80% बन रहा है और यहाँ पे मोल लिखा हुआ है, क्या मोल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, मोल लिखा हुआ है। एसिटिलीन का कितना मोल दिया हुआ है, 15 मोल। अच्छा बताओ, सबसे पहले ये बताओ, इसको छोड़ देते हैं, बताओ एसिटिलीन से बेंजीन कितना बनता है, कितना मोल चाहिए बेंजीन बनने के लिए, कितना एसिटिलीन चाहिए, तो 3 एसिटिलीन चाहिए, ठीक है। तो कितना मोल बनेगा, तो यहां से इसका 5 मोल बनेगा। कितना मोल बनेगा, 5 मोल। 5 मोल ये बेंजीन बनेगा। यहाँ पे ये बेंजीन है, ये क्या बताओ, बेंजीन। इसका कितना मोल बनेगा, 5 मोल। लेकिन ये 5 मोल नहीं बनेगा। 5 मोल कब बनता है, जब 100% रहता। लेकिन ये बन कितना रहा है, 80%। तो कितना होगा, अरे आप भी बता सकते हो। यहाँ पे जो ये बना होगा, ये 80% बना, तो इसका 4 मोल रहा होगा। ये भी चीज समझना चाहिए। ये बेंजीन बना, ये पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं बेंजीन, क्योंकि आपके पास ये एरोमेटाइजेशन वाला जो है वही वाला कंसेप्ट है। तो ये बेंजीन बना कितना मोल, 4 मोल बना। अब आगे कहानी करते हैं। कहानी क्या कहा जा रहा है, जो इससे बना है, जब इसको हम ट्रीट किए किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ ट्रीट किए हैं, तो ये अल्काइलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है आपके पास, इसी से हम पकड़ लिए। तो यहाँ पे आपको क्या बन रहा होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर आप बोल सकते हो क्यूमीन। क्योंकि होगा क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले। अब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो एक चीज और चमकना चाहिए, जब भी कार्बोकेटाइन लाइफ में बनता है तो बेटर कार्बोकेटाइन की तरफ जाता ही जाता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री से ये 2 डिग्री बन गया और यहाँ पे ये जाके अटैक करेगा, तो ये क्यूमीन बन गया। अब क्यूमीन बना, लेकिन ये पूरा नहीं बना है, ये 50% बना। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, अरे ये तो 2 मोल होगा यार, 2 ही मोल होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखो, ये ओजोनोलाइसिस में ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन है, जिसमें इसको देख करके भी आप समझ सकते हो कि एसीटोन निकलता है और फेनॉल बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास ये डी जो बनेगा वो फेनॉल बनेगा। लेकिन इसका भी परसेंटेज लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे जो सी है, सी का भी परसेंटेज लिखा होगा। सी का परसेंटेज आपके पास 50% लिखा हुआ है। यहाँ पे ये छूट गया, ये कितना दिया हुआ है 50%, और यहाँ पे जो डी बना था ये 100% था, ये हल्का सा छूट गया था। तो अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। यहाँ पे इसका 50%, ये 2 मोल बना, इसका 50% का मतलब क्या हो गया, ये 1 मोल फेनॉल बना। 1 मोल तक तो हमको समझ में आ गया। ये आप जा करके एनसीईआरटी देखो क्लास 12 का, आपके पास डायरेक्ट वही रिएक्शन है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन, चैप्टर 2 में, वहां पे आपको दिख जाएगा। अब इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, CH3COCl के साथ। अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है। जब ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे ये फेनॉल है और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एसिटाइलेशन में बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे होगा क्या, मतलब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ पे ये OCO-CH3। अब ये जो कंपाउंड बना, इसका कितना मोल बना है, इसका मोल 1 बना है। इसका मोल कितना बना है, 1 मोल बना है। और ये कंपाउंड जो बना, ये कंपाउंड जो बना, इस कंपाउंड 1 मोल बना है ये, और आपको यहाँ पे इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C8, क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C8H8 और O2। और इसका जब कैलकुलेट करोगे तो 136 ग्राम आएगा। ये कितना आएगा, ये 136 ग्राम आएगा।
और ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया है मूल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका जो सेक्शन 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे।